हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर वापस से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 1967 के अपने ही वर्डिक्ट को ओवर रूल करा है और एएमयू के रिगार्डिंग जो है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमने मदरसा के ऊपर चर्चा कर दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप उस वीडियो को भी रेफर करिएगा, ठीक है। वहां पे किस तरीके से हमने देखा है कि भाई राजा राम मोहन रॉय और साथ ही साथ में अगर हम देखेंगे तो मतलब अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स जो है मुंशी प्रेमचंद, ये भी वहां से मतलब ज्ञान किस तरीके से लिए हैं लाइवलीहुड। और यहाँ पर अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि एक गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और इसको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लाया गया था, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश करा गया गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इसको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एस्टैब्लिश करा गया। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है सर सैयद अहमद खान, इन्हीं के द्वारा इसको एस्टैब्लिश करा गया था, ठीक है, एज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इनिशियली इसका नाम जो था वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1875 में। और 1875 में जब इसको ये एस्टैब्लिश कर दिए थे तो आगे चल करके देखिए ये वो इंसान रहे हैं, जब आप हिस्ट्री में जाकर के पढ़िएगा तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ जो इस्लाम रिलीजन को लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके दोनों हाथों में कुरान होना चाहिए। अगर आप एक हाथ में कुरान ले रहे हैं तो एक हाथ में साइंस की किताबें होनी चाहिए, यानी कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ में 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसको एस्टैब्लिश करा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। और फिर 1857 का जब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से आप बताइएगा कि 1857 के रिवॉल्ट में हु वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है, ये आपको बताना है। और अगर हो सके तो उसका इमीडिएट कॉज भी बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज को बनाया गया, ठीक है, खान्स कन्विक्शन पे। और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट था कि मुस्लिम्स को ये एजुकेशन दे सके और पब्लिक लाइफ और गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है। तो ये रहा है एएमयू का हिस्ट्री। अब हम आगे चलते हैं कि भाई इसके बारे में तो राजा जय किशन भी हेल्प किए हैं सर सैयद अहमद खान का एस्टैब्लिश करने के लिए। और साल 1920 में, ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए यूपीएससी आपको डायरेक्ट फंसा सकती है, वो लिख देगी कि 1875 में तो सैयद अहमद खान जो है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लाया था। फिर इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हुआ? ये 1920 में हुआ। तो ये आपको दोनों फैक्ट्स ध्यान रखना है। ये एएमयू जो है ये बनता है 1920 में और इसी के बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से इसको लाया गया। एएमयू एक्ट से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट करा जा रहा है। अब इसी के बाद में शुरुआत से ही अगर हम देखें तो इन्होंने अपने सभी मतलब कम्युनिटीज के लोगों के लिए ये ओपन रखा। और हर कॉर्नर से, मतलब देखिए किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी कास्ट क्रीड, ये मैटर नहीं करता था, सबके लिए था। और कोई कहीं से भी आ रहा है सबके लिए ओपन था, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन है टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। यानी कि आर्टिकल 15 का यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर पर जिक्र करा है कि जिस तरीके से हम वहां पे पढ़ते हैं तो वही पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन करा गया है कि ये शुरुआत में सबके लिए ओपन हुआ करता था, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, ठीक है। और एएमयू को रिकॉग्नाइज करा गया बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो रिकॉग्नाइज किसने किया है? यूजीसी ने करा है और एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये 300 से ज्यादा कोर्सेज जो है वो ऑफर करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन में। साथ ही अलग अलग स्टेट्स से भारत के आपको स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे और अलग अलग देशों से, स्पेशली हम अफ्रीका की बात कर ले, साथ ही साथ हम वेस्ट एशिया की बात कर ले जहां पे गल्फ कंट्रीज लोकेटेड हैं, और इसी के साथ साथ में साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर ले जो आसियान मेंबर्स हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे भी देश शामिल हैं। तो वहां से स्टूडेंट्स जो है वो काफी आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ कोर्सेज में सीट्स रिजर्व करे गए हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम सार्क एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। तो जो सार्क है, साउथ एसोसिएशन ऑफ, बेसिकली ये जो साउथ एसोसिएशन हम बेसिकली बात कर रहे हैं रीजनल कोऑपरेशन का, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, जिसको कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल टेंशन से ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, ठीक है। काठमांडू नेपाल में स्थित ये सार्क। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से भी स्टूडेंट्स आते हैं। और इसी के साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज, तो कॉमनवेल्थ की बात अगर हम कर ले तो जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन जो है वो रूल करा है, आज वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। ये वही कॉमनवेल्थ है जहां कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, भारत इसका हिस्सा है, ठीक है। तो यहां से भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 50 से ज्यादा आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। साथ में भी अगर हम बात करेंगे तो भारत के जो पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत खुद हो, या बेसिकली हम इधर अगर बात कर ले तो फिर बांग्लादेश, ये सारे जो कंट्रीज हैं
भूटान, ये सारे जो है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। श्रीलंका हो, ये सारे सार्क में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी नेशंस हैं ये सारे स्टूडेंट्स वहां से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ में इसका 3 ऑफ कैंपस सेंटर्स भी है। ऑफ कैंपस सेंटर्स एएमयू मलप्पुरम कैंपस में जो केरला में स्थित है, फिर एएमयू मुर्शिदाबाद सेंटर जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और किशनगंज सेंटर जो बिहार में स्थित है। तो ये इसका ऑफ कैंपस सेंटर्स है, केरला में, वेस्ट बंगाल में और फिर बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये न्यूज में जो है कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में, करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें 1967 में 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया है अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम देखते हैं इसके बारे में 1967 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन से आर्टिकल से बनाया जाता है? ठीक है, ये आप लोग थोड़ा बताइएगा। नेचुरल जस्टिस जब देना होगा कोर्ट को, जब भी नेचुरल जस्टिस देना होगा, बियॉन्ड जाकर के फैसला देना होगा, तो वो आर्टिकल 142 का यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी केस में अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 143 आपको देखने को मिल जाएगा, और मिनिमम 5 जज होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एएमयू को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना गया था और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया था। 1967 के अजीज बाशा केस में बेसिकली ये कहा गया कि भाई एएमयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उसको तो यूजीसी के एक्ट से लाया गया ना, तो फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो नहीं है। ठीक है, लेकिन एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस वापस मिलता है कब? जब पार्लियामेंट पास करता है एएमयू अमेंडमेंट एक्ट इन 1981, मतलब 1981 में उसको माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाता है पार्लियामेंट के एक्ट से। फिर जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो स्ट्रक डाउन करता है प्रोविजन ऑफ द 1981 लॉ, वो उस 1981 के लॉ को हटाते हैं और फिर से जो एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देता था उसको उन्होंने हटा दिया था 2006 में। देखिए अभी तक अगर हम ट्रांजिशन देखें तो हम देख रहे हैं 1967 में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो अभी तक ये अजीज बाशा वाले केस में इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया है। फिर आगे चल करके हमने देखा कि किस तरीके से 1986 में बेसिकली यहाँ पे माफी चाहेंगे 1981 में, यहाँ पे जो हमने देखा है 1981 में, तो यहाँ पर इसको दे दिया गया है पार्लियामेंट के खुद के एक्ट से। फिर आगे चल करके 2006 में यहाँ पे आप देखिएगा तो 2006 में इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस से कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो ये अभी तक का टाइमलाइन चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर वैसे इस बीच अगर आप यूपीएससी की ईमानदारी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कहीं पर भी मतलब कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, स्टडी मटेरियल है का मतलब आपको लगता है कि एनफ नहीं है, या आपको लगता है आंसर राइटिंग में इवैल्यूएशन की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है, तो उसके लिए कविश आईएएस आपके साथ हमेशा रहेगा। यहाँ कोलकाता में 2 सेंटर्स हैं, वीआईपी रोड और हाजरा रोड में, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एनरोल करा सकते हैं यूपीएससी 2026-27 के लिए, फर्दर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, ताकि आप और ज्यादा अपडेट कर सके और आप अपने ड्रीम तक पहुंच सके बगैर किसी हेजल के। तो इसमें हम जितना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे बिल्कुल देंगे। तो फर्दर डिटेल्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं वेबसाइट से और फिर वहां से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाएगा कि यहाँ तक अभी हमने देखा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो ट्रांजिशन चल रहा है। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपील को फाइल करा गया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करते हुए, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है तो चैलेंज तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2024 में एक 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हियरिंग को लिया और इसके बाद में उन्होंने ओवर रूल करा 1967 के अजीज बाशा केस में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से जो 1967 में बात करा गया था उसको यहाँ उन्होंने ओवर रूल करा है 1967 के अजीज बाशा केस में, और उन्होंने एक नया बेंच गठित करा कि जो डिसाइड करेगा माइनॉरिटी स्टेटस। उन्होंने ये तो कहा कि भाई ये तो हम इसको ओवर रूल करेंगे, लेकिन उन्होंने बनाया फिर जजमेंट अंडरलाइन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द यूनिवर्सिटीज एक्चुअल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कि भाई एक्चुअल पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या रहा है टू एस्टैब्लिश इट्स माइनॉरिटी स्टेटस, तो उसको उन्होंने समझने की यहाँ पर कोशिश करी है। अब आगे अब हम देखें तो यहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है क्या, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि 1967 में जब इस चीज को नहीं माना गया था और आज इस चीज को माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई इंसेप्शन से ही बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उस बारे में इन्होंने रेफर करा है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आखिरकार है क्या,
सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो इस बीच अगर आपको इन सब से वैल्यू एडिशन हो रहा है तो आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये गारंटी करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, देखिए माइनॉरिटीज दो तरीके के, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे, माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आर्टिकल 30 के बारे में, प्रीलिम्स में सवाल हो सकता है, आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। तो ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करने की अनुमति देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने ही चॉइस का। फिर आर्टिकल 30 क्लॉज 2, तो ये एक हमने देखा। अब क्लॉज 2 पे हम आते हैं। स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत अच्छा लाइन है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ग्रांटिंग एड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस। कितना बढ़िया लाइन है कि स्टेट जो है वो यहाँ पे उसका ड्यूटी है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सबको वो बराबर से कंसीडर करे इन ग्रांटिंग एड, जब भी वो एड दे रहा है टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस। ऐसा नहीं है कि कोई माइनॉरिटी स्टेटस किसी को मिला है तो स्टेट उसको 100 में से 90 रुपीज दे देगी, बाकी का 10 रुपए जो है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 जो है वो स्टेट को ये जिम्मेवारी सौंपता है कि भाई आप इक्वालिटी ट्रीटमेंट के साथ में सबको बराबरी के साथ देखिएगा, इररेस्पेक्टिव कि कोई माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स को आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अब इसको क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है, एग्जेम्प्टेड मतलब इनको छूट दिया गया है फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज। तो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एससी एसटी का जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये यहां अप्लाई नहीं होगा। एंड मे रिजर्व अप टू 50% ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन कम्युनिटी। ठीक है, तो मे रिजर्व मतलब एटलीस्ट वो 50% तक का सीट जो है वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट रिजर्व करके रख सकते हैं, माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये राइट दिया गया है कि वो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उससे उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, साथ ही साथ में 50% सीट को रिजर्व कर सकते हैं अपने ही कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा आर्टिकल 15 क्लॉज 5 मेंशन करता है। तो ये तीनों आर्टिकल्स आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा दैट अ माइनॉरिटी स्टेटस शुड बी डिटरमिन्ड, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट रादर देन द नेशनल पॉपुलेशन। उस राज्य में उस मतलब कम्युनिटी की आबादी को ध्यान में रख करके माइनॉरिटी स्टेटस को देखा जाएगा रादर देन द नेशन। तो ये टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002 में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई 2014 मतलब 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को ले डाउन करा है। फर्स्ट है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्शन, मतलब संविधान जब अडॉप्ट नहीं करा गया था उसके पहले की बात हो रही है। हमारे यहाँ 1949 में 26 नवंबर को करा गया है, तो उसके पहले अब 1875 में हमने देखा कि सैयद अहमद खान ने इसको एस्टैब्लिश करा है। तो अब ये क्योंकि उसके पहले है, आर एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शंस ग्रांटेड इन आर्टिकल 30 क्लॉज 1। बात को समझिए भाई, कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको तो हम लाए हैं 1875 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो हम मान सकते हैं कि हमारे देश में जो लागू हो रहा है वो तो 1950s से हो रहा है कमेंसमेंट। तो फिर इस दरमियान ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 30 जो है क्लॉज 1 वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि भाई तब भी आर्टिकल 30 जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस वजह से इसी पॉइंट को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो अप्लाई होगा। तो ये आपको कीवर्ड है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट्स रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूशंस डू नॉट कंप्रोमाइज देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। तो उससे कोई इनका माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। यूजीसी एक्ट से है, ठीक है, लेकिन उससे उनका माइनॉरिटी स्टेटस का जो है वो मतलब कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, अब उसको एस्टैब्लिश करा गया है यूजीसी एक्ट से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है तो फिर उससे माइनॉरिटी स्टेटस लिया जा सकेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे कोर्ट ने मेंशन करा है। इसी के साथ साथ में हम बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन रिटेन्स इट माइनॉरिटी
कैरेक्टर इवन इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नो लॉन्गर कम्युनिटी बेस्ड। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो रिटेन कर सकता है अपना माइनॉरिटी का कैरेक्टर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। मोस्टली तो यहाँ मेंबर्स भी हम देखेंगे तो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले। और recognizing an institution as one of national importance does not inherent diminish its minority character। कितनी अच्छी बात है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करने से as one of national importance does not inherently diminish its minority character। तो क्योंकि इसको आपने नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो उसको आप डिमिनिश कर दोगे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रहा है जो यहाँ पे मेजरली सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करा है। और जैसा कि हमने देखा है कि पॉलिटी के एंगल से बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार न्यूज में है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ में भी बात करा है। ठीक है, तो वहां पर भी आप देखेंगे आर्टिकल 142 के बारे में जिक्र करते हुए बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट में भी बात करा गया है कोर्ट के द्वारा कि भाई ये जो प्रोटेक्शन मतलब राइट टू शेल्टर जो है, लोग अपने घरों में रह रहे हैं, तो ये आर्टिकल 19 का हिस्सा है क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में। ठीक है, और राइट टू शेल्टर को वायलेट करते हुए आप बेसिकली मतलब इनक्रॉच कर रहे हो। तो ये मतलब कोर्ट ने, आप ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ बात करी है कि भाई अगर किसी को बुलडोजर जस्टिस को प्रमोट करना ही है तो 15 दिन का नोटिस दो और उसके बाद में वो हियरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे गाइडलाइंस उन्होंने इशू करे हैं। तो लगातार देखिए, हम आपको एक बात समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी चर्चा में है। और जो लगातार क्वेश्चंस आता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो ये चीजें आप देख सकते हो किस तरीके से जुडिशरी जो है वो एक्टिविज्म को प्रमोट कर रहा है। जैसे हमने राइट टू प्रॉपर्टी के केस में देखा है, फिर यहाँ हमने मदरसा के भी केस में देखा है, यहाँ हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी केस में देख रहे हैं, वहां पे हमने देखा बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ। तो ये चीजें जो है वो अकुमुलेटेड हैं, तो इसलिए यहाँ हम डिटेल्ड वीडियो के फॉर्म से अपने चैनल पर आप लोगों को यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प हो रहा है, आपको इस इंफॉर्मेशन से सच में वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपके यूपीएससी के जर्नी में आपको हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज आप एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। इसी के साथ साथ में आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके भी जरूर मतलब नोटिफिकेशंस ऑन रखिए ताकि फर्दर आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। तो इस वीडियो से तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।